नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है और आगे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है अगले साल के अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होगा। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक नई तैयारी शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें कुछ वादे किए थे। उन वादों में से एक एक करके वादे पूरे हो रहे हैं, जिसमें कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने का एक वादा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया और अब कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया जा चुका है। उसके साथ साथ आर्टिकल 35A जो कश्मीर में एक अलग दर्जे के साथ साथ कश्मीर के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था, उसको भी खत्म कर दिया गया है। और अब इसके बाद जो एक बड़ा संविधान संशोधन करने की बारी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1998 से अब तक लगातार अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है, वो भी पूरा करने का समय आ चुका है। बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का वक्त आ गया है और इसके लिए जोर शोर से चर्चा हो रही है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए बिल लोकसभा में, राज्यसभा में आ जाएगा, क्योंकि जो स्थितियां बन रही है उससे यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब तैयारी पूरी कर चुके हैं और राज्यसभा के जो 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटें खाली हुई है और उसके लिए राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है और नवंबर में जो परिणाम आएगा उसके बाद इस स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में भी वैसी बहुमत हो जाएगी जिसकी उम्मीद की जा रही है। और इसके साथ ही समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो भारतीय जनता पार्टी इतने समय से तैयारी कर रही थी, अब वो भी पूरा होने वाला है जैसी स्थिति सामने दिखाई पड़ रही है। इस बीच संघ ने भी भाजपा को इस बारे में चर्चा करने के लिए कहा है। संघ के सह कार्यवाहक हैं दत्तात्रेय हसबोले साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान इसकी चर्चा की। हसबोले साहब ने बोला कि जिस तरह से इस देश में कश्मीर के विशेष राज्य को लेकर हंगामा खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म नहीं हो सकता, आर्टिकल 370 को कमज़ोर नहीं किया जा सकता है, 35 को कमज़ोर नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। उसी तरह इस बात पर भी लोगों के बीच एक कन्फ्यूजन पैदा किया गया है कि समान आचार संहिता लागू नहीं किया जा सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे ही DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा बना रहेगा। ये कभी भी संविधान के फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं बनेगा और ऐसा सुधार नहीं किया जा सकता है। ये चर्चा का विषय है और इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे किसी धर्म के खिलाफ हो सकता है। जिस तरह की बात हमेशा की जाती रही है कि किसी के धर्म के अपने व्यवहार, अपने आचार, अपने नियम कानून होते हैं, उस नियम कानून परंपराओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता है और इसलिए समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया जा सकता। इस पर चर्चा अब होनी चाहिए कि किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि इस्लाम के कुछ लोग इस बात पर हंगामा खड़ा करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो उसके बाद इनके अपने धार्मिक रीति रिवाज प्रभावित होंगे। धार्मिक रीति रिवाज और अधिकार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समान नागरिक संहिता जो है वो अधिकारों की बात करेगा, रीति रिवाजों की बात नहीं करेगा, क्योंकि अधिकार और रीति रिवाज के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसा कि मुस्लिमों को बरगलाने की कोशिश की जाती है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो आपकी शादियां जो होगी हिंदू रीति रिवाजों से होगी, उसी तरह से शादी करनी पड़ेगी, उसी तरह से तलाक की व्यवस्था होगी और जो अन्य
कानूनी अधिकार जो होते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार, महिला और पुरुषों के बीच जो बंटवारा होता है, संपत्ति के अधिकार में पिता और पुत्र के बीच जो संपत्ति का बंटवारा होता है, तो ये सारे नियम कानून आपके हिंदुओं की तरह हो जाएंगे। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बात परंपराओं की, रीति रिवाजों की नहीं हो रही है। रिचुअल्स वही रहेंगे, इस्लामिक शादियाँ उसी तरीके से होगी और हिंदू शादियाँ उसी तरीके से होती है जिस तरीके से उनकी परंपराओं में कहा गया है। लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने के कारण दोनों के बीच अंतर हो जाता है। अगर किसी महिला को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार चाहिए तो हिंदू कोड विल के अनुसार उनको तो अधिकार मिल जाता है, लेकिन इस्लामिक पर्सनल लॉ जो है, इस्लामिक कानून है, उसके कारण मुस्लिम महिलाओं को उनकी संपत्ति में उनका अधिकार नहीं मिल पाता है उस तरह से जैसा कि मिलना चाहिए। उसी तरह तलाक और शादी की व्यवस्थाओं में भी इतने डिस्क्रिमिनेशन हैं, जिसके कारण अब ये मांग उठ रही है कि सबके लिए एक तरह का कानून होना चाहिए। और इस कानून की चर्चा जब जो दत्तात्रेय साहब ने बोला तो उसके बाद उन्होंने यही बातें उठाई है कि इस पर अब एक बड़ी डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। पहले समाज में इन चीज़ों पर चर्चा हो और लोगों का मूड देखने की कोशिश की जाए कि आखिरकार इस पे लोग क्या कहते हैं। अगर जो बातें बोली जा रही है, जिस तरह से किसी धर्म विशेष के लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, अगर वैसा भड़काने की कोशिश की जा रही है तो उसका जवाब भी होना चाहिए। सोशल मीडिया, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, हर जगह पर एक मंच होना चाहिए जहां पर इस पर विस्तार से चर्चा हो और सच्चाई सबको मालूम हो। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, अपने मैनिफेस्टो में इसको जगह दी है और जो जो वादे किए थे उसमें से ज़्यादातर वादे पूरे हो चुके हैं। अब नागरिकता संशोधन कानून के बाद एक बड़ा मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड का बचा हुआ है और उसके लिए अभी एक समय का इंतजार किया जा रहा था कि राज्यसभा में भी अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाए और लोगों को धीरे धीरे इसके अनुकूल लाया जाए, ताकि अब ये लगने लगे कि जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून या कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने पर हंगामा खड़ा किया गया और लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई, वो कोशिश कितनी कामयाब होती है। लेकिन ये कोशिशें विपक्ष की या फिर कुछ वैसे तत्वों की जो सरकार के विरोध के चक्कर में समाज में विभेद पैदा कर देते हैं, उनका जो हंगामा करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, जो साजिश करने का तरीका था, वो सारा विफल हो चुका है और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 86 सांसद हैं राज्यसभा में और अभी जो 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें से 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा। भारतीय जनता पार्टी 9वीं सीट के लिए भी, एक अतिरिक्त सीट के लिए भी कैंडिडेट अनाउंस करेगी और हो सकता है कि 9 सीटें भी भाजपा जीत जाए, लेकिन 8 सीटें कंफर्म हैं। ऐसे में 94 सांसद भाजपा के राज्यसभा में भी हो जाएंगे और अगर देखा जाए तो एनडीए का 121 सांसद राज्यसभा में भी हो जाएंगे। राज्यसभा में बहुमत के लिए 123 सांसदों की जरूरत है और 123 सांसदों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो अभी एनडीए का हिस्सा हैं, उसमें 121 सांसद भाजपा के रहेंगे और भाजपा उनके समर्थकों के अलावा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना होगा तो उस समय कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने कश्मीर से लेके सीएए पर भाजपा का साथ दिया है, अभी मोदी सरकार का साथ दिया है, वो भी साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। राज्यसभा में एआईडीएमके यानी अन्ना द्रमुक जो तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका भी सहयोग मिलना लगभग तय है। इसके अलावा टीआरएस जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है, चंद्रशेखर राव की पार्टी, वो भी समर्थन देने की ये भी संभावना है कि वो भी यूसीसी पर समर्थन देंगे। इनके अलावा जब साउथ इंडिया में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अभी सरकार बनी है। जो सरकार बनाने वाली पार्टी है वाईआरएस कांग्रेस, उसके भी जगन मोहन रेड्डी मोदी सरकार के इस फैसले में उनका साथ देंगे और अगर साउथ इंडिया से आगे बढ़ते हैं तो कई ऐसी पार्टियां भी है
जो अभी मोदी सरकार का विरोध तो कर रही है लेकिन यूसीसी पर विरोध नहीं कर पाएगी। और उन पार्टियों में सबसे पहला स्थान आता है शिवसेना का। शिवसेना अभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी की घोर आलोचना कर रही है। भाजपा के साथ उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीर के मुद्दे पर उनकी मजबूरी हो गई कि वो भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का समर्थन करें, उसी तरह यूसीसी पर शिवसेना भी समर्थन करेंगे और शिवसेना को भी अपना सपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर देना होगा। इन लोगों के अलावा बीजू जनता दल भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ सकती है। तो इन पार्टियों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भी आसानी से यूसीसी विधेयक पारित करवा लेगी। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले जिस तरह से सीएए और एनआरसी का मुद्दा उठ रहा था और इन दोनों को देखा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इसकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बांग्लादेश शरणार्थियों का रहा है और उस मुद्दे को अब लगभग विराम दे दिया जा चुका है। ममता बनर्जी इसी के कारण खींच कर रही थी, गुस्साई हुई थी, लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया जाएगा पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये अंतिम वादा है देश को, वो पूरा करने का समय आ चुका है। 2-3 महीने के अंदर ही इस पर चर्चा पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद यूसीसी बिल आएगा और पारित होगा और समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए थोड़ी तैयारी पहले भी कर ली थी और 2 बार राज्यसभा में इसके लिए विधेयक लाया जा चुका है। और दोनों बार जो विधेयक लाया जा चुका है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ही लाया है। पिछले मार्च में ही इसी साल 2020 में कलोड़ीलाल मीणा ने यह विधेयक लाया था, लेकिन किसी कारणवश राज्यसभा में यह विधेयक टेबल नहीं किया गया और फिर ये मामला रफा दफा हो गया। उससे पहले भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के ही एक राज्यसभा सांसद ने इस बिल को लाया था, लेकिन उस समय भी इस पर चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन अब अंतिम समय आ गया है जब मोदी सरकार ये विधेयक लाएगी और उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर बहुमत से पारित किया जाएगा और फिर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।